पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड के 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। राज्य के जीएसटी को भी मजबूती मिलेगी और राज्य की ग्रोथ भी मजबूत होगी। वहीं राज्य के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के आदेश का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जितना हमें घेरने की कोशिश करेगी उतना ही नुकसान झेलेगी, क्योंकि राज्य की जनता अब कांग्रेस के साथ है। 2014 में भी हमारे सामने ये सवाल था, जब राज्य की विकास दर नकारात्मक हो गई थी और प्रतिवर्ष औसत आय निरंतर गिरती जा रही थी और राज्य की विकास दर लगभग शून्य की तरफ थी और राजस्व वृद्धि दर भी नकारात्मक थी। तो ऐसे समय में हमने संसाधन जुड़ा करके न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, बल्कि राज्य को एक स्वस्थ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के उधर वर्णित किया। हम फिर से संसाधन जुटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, संसाधन जुटाएंगे, एक स्वावलंबी राज्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में लालकुआ पहुंचे कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर में व्यापक प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से हरीश रावत को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। हम लोगों ने तो जैसे ये विदित हुआ कि राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अधिवक्ताओं ने अपना फर्ज समझा कि यहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता को बताएं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहने का क्या फ़ायदा होता है। तो हमने भी अपनी भूमिका इसमें स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए, लालकुआ के विकास के लिए, लालकुआ को अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी का चुनाव में भारी बहुमत से जीतना बहुत ज़रूरी है। उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जिसपे हम विस्तृत तौर पे अध्यक्ष परमिशन से हम एक वेबिनार भी करेंगे और विधि कांग्रेस कमिटेड है, हम एक अभियान चलाएंगे। इसमें मैनिफेस्टो की अवेयरनेस हम लोगों को देंगे। सबसे बेहतर चीज़ मैनिफेस्टो में ये है कि पर्यावरण को लेकर बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए जो किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। पर्यावरण इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तराखंड में पर्यावरण का अगर ध्यान रखा जाए तो उससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा और साथ में वो अल्टीमेटली स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो विधि कांग्रेस अब कमिटेड है और एक हम प्रोग्राम चलाएंगे, इसमें मैनिफेस्टो अवेयरनेस चलेगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। वहीं कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी को बनाए जाने से महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कोटद्वार विधानसभा से प्रत्याशी बनी रितु खंडूरी के आवास पर भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष कंचन ठाकुर के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर भाजपा सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। जो महिलाओं में उत्साह है, कोटद्वार में पहली बार किसी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी भी अन्य दल हो। आज दिन तक किसी महिलाओं को टिकट नहीं यहाँ से मिला है, इसीलिए यहाँ महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। जो किसी महिला नेत्री को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार टिकट दिया है, महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। बिल्कुल उत्तराखंड में बन रही है और उसकी शुरुआत कोटद्वार से ही होने वाला है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के टंगरोली गांव के ग्रामीणों ने एक खुली बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। ग्रामीण गांव के विकास से असंतुष्ट हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क व पानी की समस्या बरकरार है और नेता 5 साल में वोट डालने को लेकर तरह तरह के प्रलोभन और आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीन पर कार्य नहीं दिखाई देता। लिहाजा ग्रामीणों ने चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्राम सभा टंगरोली में खुली बैठक रखी गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसमें हमारे ग्राम सभा की मुख्य मांगें जो थी पानी से या सड़क से, जो कि हमने ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन उसका कहीं से भी हमको हल नहीं हुआ इस समस्या का। इसलिए पूरी ग्राम सभा हमारी इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। आज हमारी ग्राम सभा द्वारा आगामी चुनाव 2022 विधानसभा चुनावों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे इस ग्राम में
एक समस्या चली आ रही थी, पानी की समस्या और एक सड़क की समस्या, जो कि हमारे द्वारा कितने विज्ञापन दिए गए, कितने भी आंदोलन किए गए, उसके द्वारा भी अभी तक उसका हल नहीं हो पाया, जिस कारण हमने और हमारी ग्राम सभा ने यह फैसला लिया कि इस समय आगामी चुनाव में हम मतदान देने नहीं जाएंगे। महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। गर्मियों में तो हालत ये हो जाती है कि डिग्गी में ताले लग जाते हैं और प्रत्येक परिवार को 1-1 या 2-2 बर्तन पानी मिलते हैं, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई जनप्रतिनिधियों से पहले भी बातचीत हमारी हुई, लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया और इलेक्शन के टाइम पर सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। दूसरा हमारा सड़क की भी समस्या है, सड़क की हालत जो है वो बहुत बुरी है और हमारा जो टनल की वाली सड़क से जो लिंक करवाने का था वो भी आधार में लटका हुआ है। तो इसलिए इस बार समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। चौबट्टा खाल विधानसभा के वीरोखाल ब्लॉक के सुंदर खाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पोखरा ब्लॉक है, वो कुछ ही दूरी पर चौबट्टा खाल तहसील है, पर उनको वीरोखाल तहसील व वीरोखाली ब्लॉक दिया गया है, जो कि उनके यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफ़ी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहां नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज़ से लाभान्वित रहेगा। बाकी विकास के मुद्दे में हमें न तो विधायक जी से कोई भी हमें आज दिन तक विधायक निधि इस 5 साल के अंतर्गत मिली है, ये प्रधान जी आप जानते हैं, कोई विधायक निधि नहीं मिली। ग्राम सभा सुंदरखाली विकास खंड वीरोखाल से करीब 90 किलोमीटर दूर है। 3-3, 4-4 दिन हमें वहाँ पे लगता है। इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 साल हो गए, विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट रखा अभी तक। बाकी हमारे साथ समस्त जनता हमने एकत्रित करी कि भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, हैं, ताकि हमारा कुछ हो। विकास खंड नजदीक आए, पोखरा में आए, हम पैदल जा सकते हैं वहाँ। आम आदमी वहाँ वीरोखाल नहीं जा सकता है। पोखरा में कम से कम पैदल भी जाए, हमारे पास पैसा ना हो, पैदल भी जा सकता है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम करते रहेंगे। हरिद्वार में बीजेपी के युवा नेता डॉक्टर विशाल गर्ग ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रयागराज के बाद और कोई धार्मिक स्थल सुंदर है तो वो हरिद्वार है। वहीं मदन कौशिक ने हरिद्वार में अंडरग्राउंड बिजली और अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की सौगात दी है, जिसके साथ ही हाईवे भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कामों की बदौलत इस बार भी हरिद्वार में मदन कौशिक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, मतदाताओं में ज़बरदस्त आशीर्वाद है। देखिए 2002 से जब से उन्होंने इस सीट से लड़ना शुरू किया, 2007 देखिए आप, 2012, 2017 में एक बड़ी जीत के साथ उन्होंने हरिद्वार विधानसभा में जीतकर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मतदाताओं का उनके लिए स्नेह है, आशीर्वाद है, प्यार है, जो हर बार बढ़ता जा रहा है। और इस बार हम पुरानी जो जीत है उससे भी अधिक मतों से इस बार इस विधानसभा 2022 के चुनाव में जीतने जा रहे हैं। देखिए हरिद्वार जो है वो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो एक हाईटेक सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है। हर चीज़ की सुविधा जो एक अच्छे और बड़े शहर में होनी चाहिए। देखिए 98% सीवर लाइन हमारे यहाँ पे बिछ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो हरिद्वार है उसके अंदर सभी तरह के जो विकास कार्य है वो जनता के लिए जो होने चाहिए, चाहे वो बुनियादी सुविधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो सभी के सभी हरिद्वार शहर के अंदर उपस्थित हैं।
हरिद्वार जनपद की 11 सीटों में से एक भगवानपुर सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भाभी ममता राकेश को जहां कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो वहीं देवर सुबोध राकेश बसपा की हाथी पर सवार होकर चुनौती पेश कर रहे हैं। इस चुनाव में खास बात यह है कि भाजपा ने भी तीसरे प्रत्याशी के रूप में ममता सुबोध राकेश के परिवार से ही मास्टर सत्यपाल को टिकट दिया है। अब देखना ये होगा कि भगवानपुर का मतदाता इस बार तीनों में से किसे कमान सौंपता है। विचारधारा की लड़ाई है, पार्टियों की लड़ाई है और विकास के मुद्दे की लड़ाई भी है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रही हूँ और विकास का मुद्दा ही हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। हम विकास कराना चाहते हैं और आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रहने का हमारा नारा है और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता, सर्व समाज की जनता मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग उसी प्रकार से देने का काम कर रही है जिस तरह से पूर्ववर्ती चुनाव में उन्होंने मेरा साथ दिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते ही मतदाताओं ने अपना रुख कड़ा करना शुरू कर दिया है। पौड़ी जिले से विस्थापित सैकड़ों परिवारों को 27 साल बाद भी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल पाने से विस्थापित परिवारों ने आगामी विधानसभा चुनाव में विरोध स्वरूप घरों पर काले झंडे और पोस्टर लगाकर विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। 1994 में 93 हमारी ज़मीन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हम लोग को कहा गया कि आप लोग वहाँ विस्थापित कर दिया जाएगा और हमारे पास जो ज़मीनें थी वहाँ इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली गई। उसे वहाँ से हमें हटा दिया गया। हमको लगभग 27 वर्ष हो गए यहाँ आए हुए। हमारे नाम किस तरह की खसरा खतौनी हमारे नाम नहीं चढ़ी हुई है, ना किस तरह की सुविधा में दी जाती है, किसान निधि भी नहीं दी जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे। हमारे इस गांव में कम से कम 2400-2500 वोट हैं जो लोग हम लोग वोट करने जाते थे और अच्छे लोग हम लोग सब मिल के वोट करा करते थे, एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे। हमने सोचा है कि अब इस बार हम वोट ना करें और अपना पहले अधिकार लें इनसे और तब वोट करें। इसलिए है कि सन 1993 में फॉरेस्ट विभाग और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी आपसी सहमति से हमें वहाँ से यहाँ विस्थापित किया गया, क्योंकि लोगों से वहाँ पे जानवर डिस्टर्ब होते थे और वहाँ पे जो है जानवर भगाने के लिए फायर करते थे लोग, तो इस जानवर डिस्टर्ब होते थे। तो फॉरेस्ट ने ये जो है प्रस्ताव बनाया कि इनको यहाँ से कहीं जो है आबादी में जो है विस्थापित किया जाए, लेकिन फॉरेस्ट ने तुरंत तत्काल प्रभाव से 1993 में ही हमारे डॉक्यूमेंट्स तत्काल प्रभाव से प्रोटेक्ट फॉरेस्ट घोषित करते हुए उस ज़मीन को उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क में विलय कर दिया। लेकिन हमें आज तक काशीपुर तहसील में विलय नहीं किया और यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। हम जब परेशान होने के उपरांत जब सरकार ने हमारी सुनी नहीं, तो हमने ये व्यवस्था बनाई कि हम काले झंडे लगाकर नेताओं का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तब तो ये हमारी सुनेंगे। काले झंडे हमने ऐसे लगा रखे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम कई जगह गए हैं, हमारा जो कागज़ है यहाँ धारा जीर्ण से हम लोग यहाँ आ रखे हैं, यहाँ पटका रखे हैं। तो वहाँ एक तो हमें हाथी और शेरों की बहुत डर रहती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमको यहाँ धकेला है। अब यहाँ धकेला है तो हमारी ज़मीनों के कागज़ हमें नहीं दे रहे हैं ये लोग। अब जब नहीं दे रहे, हम कई जगह गए, हर जगह गए तो हर जगह कह रहे हैं कि अभी तुम यहाँ ऐसे बैठे हो। अब जब हम ऐसे बैठे हैं तो हम भी ये है कि काले झंडे लगा रखे हमने कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी, मेरी समस्या ये है, मेरी नई बस्ती मानपुर की ज़मीन की रजिस्ट्री खोल दी जाए, खतौनी हमारे नाम पे कर दी जाए। हम बहुत परेशान हैं, कई सालों से जा भी रहे हैं सभी अधिकारियों के पास। जितने अधिकारी हमारे विधायक बनते हैं, कोई भी बनते हैं, एसडीएम कोर्ट में भी कई बार धरना दे चुके हैं। अगर हमारा काम नहीं हुआ रजिस्ट्री का और ये हमारे नाम पर ज़मीन नहीं आई तो हम आगे भी भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। सारा का सारा गाँव, समस्त गाँव मेरे साथ है इस टाइम। इसमें ये मामला संज्ञान में आ गया है और हमने कंसर्न आरओ और एसडीएम उनको बता दिया है कि जहाँ पे बहिष्कार की बात हो रही है वहाँ जाएं, बातचीत करें और लोगों की जो मुद्दे हैं उसको एज पर रूल बातचीत करके सॉर्ट आउट करें। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा वहाँ के लोगों से कि ये जो मतदान का समय, यही तो सही समय है आपको अपने मत को प्रकट करने का। ये आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। जहाँ पे आप जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको दूसरे तरीके से अपने मत के माध्यम से कह सकते हैं। तो बहिष्कार करना एक उपाय नहीं है, ये आपका कर्तव्य है और अपने अधिकार का, मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पैसों की कमी काशी सिंह ऐरी ने चुनाव नहीं लड़ने की प्रमुख वजह बताई है। हालांकि काशी सिंह ऐरी का खुद भी ये कहना है कि मौजूदा समय में हो रही धनबल और बाहुबल की राजनीति में स्वच्छ छवि के नेताओं के लिए जगह नहीं बची है। तो बहुत स्तर गिर गया है, इसलिए और धन बल का, बाहुबल का, तमाम सारी चीज़ें जो उत्तराखंड में कम से कम नहीं थी यहाँ भी आ गई हैं। तो इसी से मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ये चुनाव की में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए कि जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी जितना मदद कर सकें हम लोग मदद करें, वैचारिक रूप से भी, और पूरे समाज को ये संदेश दें कि भाई इस राजनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम अपने कंस्टिट्यूंसी में लड़ेंगे तो उसका प्रभाव कम होगा और सभी जगह जाके इन सारे मुद्दों पर हम समाज का ध्यान खींचेंगे तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। यही रणनीति मैंने आपकी बार सोची है। धनौल्टी विधानसभा के थत्तुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ की अध्यक्षता में धनौल्टी विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र जुयाल ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी के खिलाफ चुनाव में कार्य करने वाले पार्टी के पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोला सिंह परमार, मंडल उपाध्यक्ष सत्य सिंह रावत, मंडल कोषाध्यक्ष राकेश सजवान, मंडल मंत्री सत्य प्रकाश चमोली, मंडल उपाध्यक्ष महावीर पवार शक्ति सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो वो निर्णय ले लेता है तो पार्टी के कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। जांच के आधार पर हमने यहाँ पर जो यहाँ के मंडल के उपाध्यक्ष श्री सत्य सिंह रावत जी थे, राकेश सजवान जी मंडल के कोषाध्यक्ष थे, सत्य प्रकाश चमोली जी जो मंडल मंत्री थे, महावीर पवार मंडल के उपाध्यक्ष थे, भरत सिंह चौहान शक्ति केंद्र के संयोजक थे, पूर्ण सिंह बैलवाल शक्ति केंद्र के संयोजक थे, करणचंद कुमाई जी शक्ति केंद्र के संयोजक थे और रविंदर कोहली जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष थे, इनको भी हमने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पौड़ी जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। खासतौर पर थलीसैंण, चकीसैंण, भरसार, पैठानी आदि इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हुआ है पीछे आप देख रहे होंगे लगभग यहाँ पे 3 फुट की बर्फ पड़ी हुई है। तो ये बर्फ लगभग 1 महीना यहाँ पे टिकेगी और लगभग फरवरी लास्ट तक यहाँ पे टिकेगी। जितने भी पर्यटक अगर आना चाहते हैं, बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और पौड़ी ज़िले से यहाँ की लगभग जो पौड़ी मुख्यालय है वहाँ से लगभग 130-140 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह होगी और ये त्रिपालीसैंण से लगभग 30 किलोमीटर आगे ये जगह है। से पहले आपका नाम? आज पोखरा विकास खंड और बिरोखाल विकास खंड के मध्य इधर घनियाखाल की तरफ में हम इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रखी है कि इस समय जो है घनियाखाल के नज़दीक में वाहनों का आना जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जो है पेड़ पौधों में भी बहुत सारी बर्फ़ जो है अटक चुकी है। और जो यहाँ पे सड़क है, सड़क अभी वैसे हैवी वाहन तो चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मसूरी की तरह जैसे बर्फबारी देखने को मिल रही है तो लगातार हम बारिश के मौसम लेकिन लोग यहाँ पे देखिए जो रामनगर से आप ऊपर की तरफ आते हैं और उपरेखाल और दूसर महादेव ये तमाम जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं यहाँ ज़बरदस्त हिमपात हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कम से कम 1 से 1.5 फीट यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहेगी अभी। तो अगर पर्यटक आना चाहते हैं, चाहे वो रामनगर से आना चाहते हैं या दिल्ली से आना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं। घनसाली विधानसभा के सीमांत क्षेत्र बूढ़ा केदार क्षेत्र के खासकर मेड, मारवाड़ी और निवाल गांव के स्थानीय लोगों ने बातचीत में बताया कि सीमांत क्षेत्र बूढ़ा केदार की स्थिति काफी बदहाल है। चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, सबकी स्थिति दयनीय है, जिसके चलते उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 में बदलाव की पुरजोर बात कही। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी विक्रम सिंह जी, हम जानना चाहते हैं आपका गांव का नाम जी। किस तरह की यहाँ पे जो है अभी तक जो है आपको सुविधाएं मिली है पिछले 5 सालों में? क्या कुछ बदला है पिछले 5 सालों में? सब बदला तो कुछ नहीं है। ये रोड के हाल तो 5-6-7 साल हो गए। जैसे कि रोड का हाल तो देख रहे हैं आप, जमीन असर पर देख रहे हैं आप, बुरे हाल है। बाकी जो नेटवर्क भी आप देख रहे हैं,
में यहाँ पे ऐसे हाल है। विधायक साहब ने घोषणा भी की थी यहाँ पे टावर लगवाएंगे, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे 5G दुनिया में 4G चल रहा है, यहाँ 5G चल रहा है। बाकी और तो क्या थे, बाकी यहाँ स्वास्थ्य तो यहाँ कुछ नहीं है। जब यहाँ कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होती है लोगों को, तो कहाँ क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, गाड़ी बुकिंग करके जाते हैं। विधायक साहब आए कभी? विधायक साहब पिछली बार आए थे जब चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम आए थे। टावर के लिए बोला आपने विधायक साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, और देख रहे कुछ लगाएंगे। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे? नहीं, जब आप टावर की समस्या बता रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते या स्कूल बंद होने के चलते जो है अधिकतर शिक्षण कार्य ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, और जब टावर नहीं है तो क्या ऐसे में बाधित नहीं हो रहा कार्य? बाधित तो हो ही रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में प्रवासी भाई लोग बाहर से आए, किस तरीके से विधायक व्यवस्था करें? आप लोग प्रवासी लोग आते हैं, यहाँ पे लोग खुद अपने घर से बिस्तर घर से लाए, खाना स्वयं घर से लाए, अपने सुविधा पे खुद अपने खुद के खर्चे और बिस्तर खाना पीना सब घर से। बाकी यहाँ प्रधान से हो जाए, किसी भी किसी कोई सुविधा नहीं होती। लोग अपने खर्चे पे बिस्तर खाना पीना सब घर से। अच्छा, कोई नहीं आया। यहाँ पर कोरोना के टीके लगे हैं? आपका नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। मैं दो साल समझ चिल्लेट जाने वाले जो ये लोग की टाइम से मैं ये आई बेरोजगार हूँ। हमारे कोई विधायक साहब ने कुछ हमारी कोई हेल्प नहीं की, कुछ ने हम पैदल आए, हमारे भाई लोग आए, बेंगलोर से आए, मुंबई से आए, पैदल आए हम, और विधायक साहब ने खुद फोन किया हम लोगों ने, विधायक साहब को हमारी हेल्प करो, पर सत्यलाल जी ने जो फोन उठाए पर ज़्यादा कोई बहस नहीं किया। हमारे लोग पैदल आके तो कहीं स्कूलों में 12 बजे रात के लोगों में यहाँ रहे क्वारंटीन में, परंतु ना खाने को मिला, ना कुछ में कोई व्यवस्था नहीं। आजकल नेटवर्क का कोई हमारे यहाँ बहुत यहाँ घोषणा करी 2 साल पहले, विधायक साहब को 2 साल हुए थे विधायक बने, इसलिए यहाँ हमारा कुछ कार्यक्रम था, मैं भागवत था, हमने बुलाया तो यहाँ से जो अपना सड़क बनेगी बड़ी कुछ नहीं, देखो वहाँ टावर की घोषणा की, कोई टावर नहीं लगा उस हम विधायक साहब को परसों भी बोला, यहाँ मुँह पे बोला, हम किसी पार्टी वाले तुम आए क्यों यहाँ, अब वो तुम्हारा टावर गिर गए यहाँ, वो अपने आप निकल गए, जो अपने आप बेइज्जत, हम किसी पार्टी से बेइज्जत नहीं करता है, किसी प्रत्याशी की ये बेइज्जत नहीं करना चाहते गाँव में, परंतु एक शब्द बोले क्योंकि वर्तमान नहीं रहे हैं ना, अभी जैसे ये लाए आए तो उनको हम क्या बोल सकते, परंतु अभी हमारे यहाँ में कुछ विकास नहीं हुआ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई टीचर लोग भेज रहे, क्या कहाँ से करें, हम लोग वहाँ जाना पड़ता है आगे, तो वहाँ पे नेटवर्क मिलता है, बरवाड़ी ग्राम सभा है ना यहाँ की बात भी वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क करता है। भाई साहब, हमने कई साल पहले भी इस सड़क की स्थिति ऐसी देखी, आज भी ऐसी है, तो क्या कुछ इस सड़क पे कुछ बदलाव हुए पिछले 5 सालों में? कुछ बदलाव नहीं हुए, देख रहे हैं आप गड्ढे गुड्ढे, आपका पानी तो ये बरसात हो जाए तो हम लोग गाड़ी पे नहीं ले जाते थे। विधायक साहब आए अपने कार्यक्रम? अभी नहीं आए, परसों आए थे, परसों गए, हमने सीधा बोले विधायक साहब आपने आए तो आपने जो घोषणा की थी वो घोषणा तो करते, मुँह से आप बोल के गए यहाँ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि विधायक बन के हमने यहाँ उनको एक मेहमान की तरह बुलाया कि आओ, आए उन्होंने यहाँ घोषणा 2 साल के अंदर जो मैं अपने कार्यकाल को। अच्छा, कुल मिला के आपका क्या कहना है कि क्या आप संतुष्ट हैं? बदलाव चाहते हैं और नया चेहरा आना चाहिए, जो भी विधायक जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। सर, आपका नाम? ज्ञानचंद जी। आपका गाँव? जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की बदहाल स्थिति है, स्कूल में कोई टीचर नहीं है, हमारे यहाँ जोनल स्कूल है, उसमें 2 मास्टर है खाली। कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ लगभग? बच्चे वहाँ लगभग 50 के 60 बच्चे, 50-60 बच्चे, और 2 मास्टर कवर करते हैं बच्चे। नहीं, अब जैसे यहाँ पर जो है नेटवर्क की क्या स्थिति है? नेटवर्क की बदहाल स्थिति है। नहीं, पर जब कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? पढ़ते ही नहीं है, कहाँ पढ़ना है बच्चों ने, जब नेटवर्क ही नहीं है, अब ऑनलाइन पढ़ाई का नहीं बात, वो पैसे जो मतलब वो लैपटॉप दे रहे हैं सरकार, वो 100 पीस के लिए दे रहे हैं खाली, मतलब बच्चों को खाली मतलब लोड करने वो गेम खेलना है खाली, बाद बाकी मतलब उसमें तो पढ़ाई कहाँ करनी है जब नेटवर्क नहीं है। अब मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया कहाँ से हो गया जब नेटवर्क है। और अब दूसरी बात है कि सर ये जो सीमांत क्षेत्र है आपका मेड मरवाड़ी, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, सड़क की क्या स्थिति है यहाँ पर? सड़क की तमाम गड्ढे हैं। आज से 10 साल पहले रोड में उसने जो जिसके बाद ठेका था उसने पेंटिंग की होगी, तब से कोई पेंटिंग नहीं की। लेकिन जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि सभी जगहों का विकास हुआ है। अभी मतलब पेंटिंग थी रखाई हुई उसमें, वो वाला कैंसिल हो गया, पेंटिंग नहीं हो गया।
तो अगर कुल मिला के बात करें विकास की, तो क्या लगता है आपको कि वाकई विकास कुछ पटरी पर उतरा या केवल घोषणाओं में था? यहाँ के लिए अब अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में तो खाली घोषणाओं में विकास रहता है। बाद में शहर में हम काफ़ी सुनते हैं कि शहरों में विकास हो रहा है। तो जैसे आप सुनते हैं वैसे वहाँ वो भी सुनते होंगे? हाँ, वैसे वो भी सुनते होंगे, पर हम तो सुनते बाकी है कि मतलब विकास हो रहा है। हमें मालूम नहीं है कि विकास कैसे हो रहा है। सर, भाई साहब आपका नाम? केदार जी। आपका गाँव का नाम? अच्छा, आप बताएं कि हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में आपके गांव की तस्वीर किस तरह से बदली है, क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ भला हुआ? विकास तो आज तक किसी की भी सरकार बनी, किसी ने आज तक विकास नहीं किया। इससे पहले भीमलाल यहाँ के विधायक थे, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। इसके बाद शक्तिलाल गए, उनके आज तक कोई विकास नहीं किया। अभी यहाँ पे जब वोट की बात आ रही है, अभी यहाँ पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो तब यहाँ पे सब लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे कोई विकास करने की बारी आती है, कोई विधायक बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे कभी आता ही नहीं है, मतलब वो शक्ल भी नहीं दिखाते दोबारा से। यहाँ पे हमारे इधर नेटवर्क नहीं है, यहाँ के सारे लोग रहते हैं होटल में, जो कि विदेशों में है, इधर उधर है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं। अभी 1 साल से यहाँ कोरोना काल में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क की यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज तक किसी ने की नहीं। शक्तिलाल ने इससे पहले बोला कि नेटवर्क लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए थे, जैसे उनको विधायक बनाया गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शक्ल ही नहीं दिखाई। उसके बाद स्कूल भी यहाँ पे नहीं है, स्कूल यहाँ से। अच्छा भाई साहब, हम एक चीज़ आपको टोक रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी से नहीं। क्योंकि ऐसा ना सवाल इस बात को लेकर है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो किसी पार्टी से जुड़ा वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए बातें कह देता है। तो आप मतलब प्योर गांव के लोग हैं और आप इस बात को मतलब कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं है? सरकार किसी की भी बने, हमें विकास ही है। हमारा पार्टी से कोई लेन देना नहीं है, कोई भी पार्टी बने, किसी की भी पार्टी बने, किसी की सरकार आए, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें विकास ही है। यहाँ पे हमारे नहीं, हम भी तो विकास को ही ढूंढने आए थे, इसलिए तो हम आपके गांव आए। हमने सोचा भाई हमें नीचे कहीं दिखा नहीं, शायद आपके गांव में विकास छुपा हो और उसको हम ढूंढना चाहते थे। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कहाँ मिलेगा विकास? हम भी तो इस बात को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पिछड़ा क्षेत्र यही आता है। यहाँ पे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और रोड की तो आपने हाल देख ही लिए हैं। यहाँ के बच्चा 1 साल से यहाँ के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं, ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। जैसा बच्चों का कहना है कि आप लोगों के क्षेत्र में विकास यहाँ तो कहीं भी विकास नहीं दिखता है, किसी भी उसको फील्ड में यहाँ विकास नहीं दिखता। जैसे ये सरकार ऐसी घोषणाएं की करती, करोड़ों रुपए के बैलेंस को बताइए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे कार्यकाल में। हाँ सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ निवाल गांव की स्थिति बदली है पिछले 5 सालों में? विकास की जो बातें की जाती है, सीमांत क्षेत्र निवाल गांव में क्या विकास पहुंचा? क्या आपके जो प्रतिनिधि जो आपने चुने थे वो आपकी समस्याओं का संज्ञान लेने आए? तो अब तो वोट का टाइम है, आप तो आए होंगे। आज का दिख रहे हैं, आज का दिखाई दे। तो 5 सालों में कितनी बार आए हो? 5 साल 1 बार ना नहीं आए, जीत के टाइम पे आए थे। उस समय तो चुनाव धन्यवाद देने आए थे। उसके बाद जो आपकी समस्याएं हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि नेटवर्क की यहाँ पर दिक्कत है, तो वो दिक्कत अभी है या समाप्त हो गई? समाप्त किसी से हो गई, जब यहाँ की दिक्कत है। अगर आपकी सड़क को लेकर क्या है? आप देख रहे हैं, जी भाई साहब, आपका नाम? भरत सिंह जी, हम जानना चाहते हैं निवाल गांव में इस वक्त हम हैं, किस तरह से आपके गांव के विकास की तस्वीर बदली है? विकास की तस्वीर कुछ नहीं बदली। नहीं, पर जिस तरह से हमने सुना है कि भाई विकास जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है, सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो निवाल गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 जो बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर कुछ हुआ, कुछ बदलाव हुआ? शिक्षा का मुद्दा तो सबसे बड़ा नेटवर्क पे है ना। 2 साल हो गए कोरोना काल को, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, यहाँ कैसे ऑनलाइन पढ़ेगा बच्चा? और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर क्या है? स्वास्थ्य का भी है, स्वास्थ्य कहाँ है यहाँ पहले सुरक्षित। तो क्या ऐसे में क्या है कि आप आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अब जो जल्द ही वोट होने वाले हैं, ऐसे में क्या रणनीति है आपकी? ऐसे में रणनीति बदलाव है। बहुत बहुत। आपका नाम सर? मेरा नाम बादल सिंह जी। आपका गांव? निवाल। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इन 5-10 सालों में बदला है आपकी ग्राम सभा में? कुछ नहीं बदला। लेकिन जिस तरह से दावे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही है कि विकास जो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच चुका है,
विकास तो कहने वाले तो कहेंगे ना सर जी, लेकिन हमारे देखने में तो कुछ नहीं, 5 साल में इंटर नहीं हो पाया। शक्तिलाल जी ने बोला कि 3 मामले एक टावर खोलेंगे, वो भी एक ही जगह 2 लगा। एक बार जीत के आए, तीसरी बार सकल चुनाव में दिखा रहा, तो इससे ज़्यादा नहीं। क्या वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते थे? नहीं, जीत के एक बार आए, उसके बाद आए नहीं। लेकिन आजकल तो वोट अपना हित के लिए आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टावर की समस्या है, तो जो आपके बच्चे हैं कोरोना काल के चलते अधिकतर समय तक विद्यालय बंद रहे हैं, तो इनकी शिक्षा पे क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, ऐसे ही ऑनलाइन कहाँ से होना, टावर ही नहीं है। अन्य जगह के बच्चे को ऑनलाइन क्लास, आजकल सरकार ने मोबाइल दिया और हमारे पास नेटवर्क नहीं। जी जी, आपने सही बात कही कि जो आजकल आपको मोबाइल जो बच्चों को दिए गए, क्या उसका फायदा है? फायदा कहाँ से होगा, नेटवर्क आई फायदा तब ज़्यादा नेटवर्क होता। तो ऐसे में क्या है कि मतलब आप वर्तमान जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ रहना चाहेंगे या सत्ता बदलने का प्रयास है? हमारा तो सत्ता बदलने का प्रयास है, हमें विकास करना है, इसलिए जो सुख दुख में काम आता है, बराबर में जनता में आता है। नाम भाई साहब, आपका नाम? जी जी, समस्या देखो 5 साल ये भाई साहब की देख रहे हैं आप, लॉकडाउन में देख रहे हैं, लोग सिमर रहे हैं, ऐसा हो कोई देखता नहीं है। जब पावर पे रहते इस समय जो आ रहे हैं, हम जो हमारा विकास करेंगे कुछ भी नहीं है। 2 साल हमें जो बाहर रहते हैं, 2 साल हो गए घर में, जो कुछ भी खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ परिस्थिति नहीं देख रहे सरकार। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको मदद पहुंचाई गई है, अंतिम छोर के व्यक्ति की सुध ली जा रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये हमारी जो विधानसभा का एक सीमांत क्षेत्र है, मेड़ गांव है, सीमांत क्षेत्र है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई सीमांत क्षेत्रों में बदलाव आया है, क्या वाकई सीमांत क्षेत्रों में विकास पहुंचा है? नहीं भाई साहब, कुछ भी विकास नहीं आया है और कुछ भी नहीं है। वो खाली कहते हैं कि हमने ऐसा किया, कुछ भी विकास करना ये लोग सब। तो अभी आप क्या मंशा है, क्या आप जो जिनके नाम के विकास की बातें हैं उनके साथ जाना चाहेंगे या बदलाव की आप बात करते हैं? हम बदलाव लाना चाहते हैं और किसी के साथ जाना नहीं चाहते। विकास करेगा हम